जहां तक तुम देख सकते हो जाओ, जब आप वहां पहुंचोगे तो आप उससे आगे देख पाओगे। हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं रीट मेंस के लिए विजय भव मंत्र सीरीज का मंत्र 3 और प्रश्नों की ठठरी बांधते हैं। शहरी ओलंपिक खेल जो कि 26 जनवरी से होने प्रस्तावित थे, अब इनको स्थगित कर दिया गया है और इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो हम आपको शेयर कर देंगे। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बीकानेर में आयोजित किया गया। और बीकानेर में कब से कब तक किया गया? तो इसका आयोजन 13 से 15 जनवरी के मध्य आयोजन किया गया। और मिस्टर बीकाना किसको मिला इस बार? मिस्टर बीकाना बने हैं रविंद्र जोशी। कौन बने हैं? रविंद्र जोशी जी मिस्टर बीकाना बने हैं। और मिस मरोड़ कौन बने हैं? तो मिस मरोड़ बनी है कोमल जी सिद्ध। कोमल सिद्ध है ना, वो मिस मरोड़ बनी है। तो रविंद्र और कोमल है वो मिस्टर बीकाना और मिस मरोड़ बने हैं। राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है? तो राजस्थान के कृषि मंत्री है श्री लालचंद जी कटारिया साहब। कौन है? श्री लालचंद जी कटारिया साहब है, ये राजस्थान के वर्तमान में कृषि मंत्री है। कंपोजिट रीजनल सेंटर, इसकी स्थापना की जाएगी किसके लिए? तो ये दिव्यांग जनों के लिए स्थापित किया जाएगा। कंपोजिट रीजनल सेंटर स्थापित किया जाएगा दिव्यांग जनों के लिए। लेकिन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये जामडोली में स्थापित किया जाएगा। और जामडोली कहाँ पे है? जामडोली अपने कैपिटल यानी राजधानी में है। और भारत सरकार के सहयोग से ये कंपोजिट रीजनल सेंटर जो दिव्यांग जनों के लिए बनाया जाएगा, भारत सरकार का सहयोग इसमें लिया जाएगा। वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? हम किसकी बात कर रहे हैं? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री तो अपने टीकाराम जी जूली साहब है। ये वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है। कौन है? टीकाराम जी जूली साहब। आगे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में राजस्थान के आंकड़ों को देख लेते हैं। देखो, अखिल भारतीय स्तर पर भारत की जो जीडीपी रही है वो कितनी रही है? तो भारत की जीडीपी रही है 232 लाख करोड़। कितनी? 232 लाख करोड़। हम बात कर रहे हैं प्रचलित मूल्य पे। भारत की जीडीपी 232 लाख करोड़। वही राजस्थान की जीडीपी कितनी रही? ये रही 11.96 लाख करोड़। ठीक है, भारत की जीडीपी प्रचलित मूल्य पर 232 लाख करोड़, राजस्थान की जीडीपी 11.96 लाख करोड़। तो इस प्रकार हम देखते हैं भारत की जीडीपी से तुलना करने पे राजस्थान की जीडीपी कितनी प्रतिशत है? तो देखो, भारत की जीडीपी का 5.15% है राजस्थान की जीडीपी। ये कह सकते हैं कि राजस्थान की जीडीपी अगर 20 जगह होगी तो उससे क्या बन जाएगी? भारत की जीडीपी बन जाएगी। यानी भारत की जीडीपी का 20वां हिस्सा राजस्थान की जीडीपी, ये कह सकते हैं। और प्रतिशत में बात करें तो 5.15%। और हम बात कर रहे हैं प्रचलित मूल्यों पे। जीडीपी की विकास दर कितनी रही? और इस बार हम बात करें ना विकास दर की, वो हम स्थिर कीमतों पे कर रहे हैं। ये स्थिर कीमतें, प्रचलित कीमतें, इसके बारे में आपको एकदम स्पष्ट हो जाना है, कहीं भी डाउट नहीं रखना है, क्योंकि डेटा को हम मिक्स करके चलेंगे तो उससे क्या होगा? आप डेटा से सीधा रिलेट कर पाओगे। अन्यथा एक साथ पढ़ोगे प्रचलित बाद में स्थिर तो बाद में वो घोच पोच हो जाएगा। तो इससे अच्छा है लगातार कनेक्ट करते चले। जीडीपी, भारत की जीडीपी की विकास दर स्थिर कीमतों पे रही 9.2%। कितनी? 9.2%। और राजस्थान की जीडीपी की विकास दर कितनी रही? ये भारत के मुकाबले बेहतर रही है। कितनी रही है? 11.04%। स्थिर कीमतों पे राजस्थान की जीडीपी की विकास दर 11.04 और प्रचलित कीमतों पर कितनी रही? 18.04% रही है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्य पे भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो 1,50,000 रुपए, ये कह सकते हैं 1,50,000 रुपए हर व्यक्ति कमाता है प्रचलित मूल्यों के आधार पे। वैसे 1,50,326 रुपए है, लेकिन हमें मोटा मोटी 1,50,000 तो याद रखना ही है। वही राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पे कितनी है? 1,35,218 रुपए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की जीडीपी के मुकाबले, भारत में प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले प्रचलित कीमत पे राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय लगभग 15,000 रुपए कम है। ठीक है ना, भारत में कितनी है? 1,50,000 रुपए प्रति व्यक्ति कमाता है, वही राजस्थान में 1,35,000 रुपए हर व्यक्ति हर साल कमाता है। वहीं अगर साक्षरता दर की बात करें तो भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 73% है। और राजस्थान की साक्षरता दर 66% है। तो कितनी है? 52.1 महिला साक्षरता है, ओवरऑल 66.1 है। और पुरुष साक्षरता कितनी है? 79.2 यानी 79.2 है वो पुरुष साक्षरता राजस्थान की। तो राजस्थान की ओवरऑल साक्षरता दर कितनी है? 66.1। वहीं भारत की औसत साक्षरता दर कितनी है? 73%। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि भारत की जो साक्षरता दर है वो राजस्थान के मुकाबले काफी अच्छी है। राजस्थान को इसमें सुधार करने की आवश्यकता है।
वहीं अगर बात करें जन्म दर की, तो भारत में प्रति हजार जनसंख्या पे जो जन्म दर है वो कितनी है, वो है 19.7, 19.7। वहीं राजस्थान में ये 23.7 है। और कार्य भागीदारी दर की बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 39.8 कार्य भागीदारी दर है, वहीं राजस्थान में 43.6 कार्य भागीदारी दर है। कहने का तात्पर्य है कि भारत में 100 में से 39 लगभग 40 लोग कार्य करते हैं, वहीं राजस्थान में लगभग 43.6 लोग कार्य करते हैं, यानी लगभग 44 के आसपास कार्य करते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि राजस्थान में जो कार्य भागीदारी दर है वो ओवरऑल भारत के जो एवरेज है उसके मुकाबले ज्यादा बेहतर है। तो इसमें हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा क्या है, प्रति व्यक्ति आय। भारत की प्रति व्यक्ति आय है 1,50,000 रुपए और राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है 1,35,000 रुपए। और ये हम बात कर रहे हैं प्रचलित कीमतों पे। आगे चलते हैं। 2017 से 19 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में जो मातृ मृत्यु दर है ना वो पहले 141 थी 2017 में, और 2019 में घट के कितनी हो गई, ये हो गई 113। यानी मातृ मृत्यु दर 2019 के आंकड़ों के अनुसार कितनी होगी, 113 होगी। वहीं अगर बात करें शिशु मृत्यु दर की, और ये आंकड़े 2021 के थोड़े लेटेस्ट आंकड़े हैं, तो इसमें राजस्थान में जो शिशु मृत्यु दर है वो कितनी हो गई है, 30.3 हो गई है। तो मतलब शिशु मृत्यु दर में भी सुधार हुआ है और मातृ मृत्यु दर में भी सुधार हुआ है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि राजस्थान में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो थोड़ी बेहतर हुई है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट की बात करते हैं, कब हुआ था, तो ये 7 और 8 अक्टूबर 2022 को हुआ, ठीक है। और इसमें जो इसकी थीम रखी गई थी, क्या थीम थी, कमिटेड और डिलीवर्ड। क्या थीम थी, जो इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 हुआ था, अक्टूबर के महीने में हुआ था, उसकी थीम थी कमिटेड और डिलीवर्ड। और इसमें जो इतना प्रयास किया सरकार ने, तो इसका देखो फायदा कितना हुआ। टोटल 10.44 लाख करोड़ के निवेश पे एमओयू पे हस्ताक्षर किए गए, यानी 10.44 लाख करोड़ का निवेश राजस्थान में आना प्रस्तावित हुआ, एक तरीके से कह सकते हैं। और अभी थोड़े दिनों पहले सरदार शहर में उपचुनाव हुए थे। सरदार शहर के उपचुनाव में किसकी जीत हुई है, तो कांग्रेस के उम्मीदवार थे अनिल कुमार जी शर्मा। कौन, अनिल कुमार जी शर्मा। ये वहां से सरदार शहर में जो उपचुनाव हुए है वहां से जीते हैं। और कौन सी पार्टी से संबंधित है अनिल कुमार जी, तो एक कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। जैसाण शक्ति कार्यक्रम, ये कौन से जिला प्रशासन चला रहा है, तो जैसाण शक्ति कार्यक्रम है ये जैसलमेर जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। तो बताओ जैसलमेर जिले की जिला कलेक्टर कौन है, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि जैसलमेर में वर्तमान में जिला कलेक्टर कौन है। काफी चर्चित व्यक्तित्व है और ये कह सकते हैं जो बालिकाएं उनके लिए एक तरह से प्रेरणा स्रोत है। सर्वश्रेष्ठ विधायक के पुरस्कार दिए गए 2019, 20 और 21 के लिए। तो 2019 के लिए जो सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है, वो मिला है ज्ञानचंद जी पारीक साहब को। किसे मिला है, ज्ञानचंद जी पारीक साहब को 2019 का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार मिला है। ये कहां से संबंधित है, तो ये पाली से जीत के आए हैं। और कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। 2020 के लिए जो सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार है वो किसे मिला है, वो संयम जी लोढ़ा साहब को मिला है। किसे, संयम जी लोढ़ा साहब को मिला है। और ये सिरोही से विधायक है और ये निर्दलीय जीत के आए हैं, है ना। देखो सबसे पहले तो बड़ी बात देखो, अपने दम पे जीत के आए हैं और उसके बाद में सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ है। और उसके बाद 2021 का जो सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार है वो बाबूलाल जी को मिला है। वो झाड़ोल से बीजेपी के विधायक है। और मंजू देवी जी को मिला है, और मंजू देवी जी है वो जायल से कांग्रेस की विधायक है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जो मंजू देवी जी है जायल से कांग्रेस की विधायक है, इनका में ध्यान ज्यादा रखना है क्योंकि ये वुमेन एम्पावरमेंट को मतलब प्रोत्साहित करती है, क्योंकि महिला विधायक और ऊपर से सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है और वो भी 2021 के लिए प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं। ये आपके सामने जो मंदिर दिख रहा है ये कौन सा मंदिर है, ये है सूर्य मंदिर। और कहाँ है सूर्य मंदिर, तो ये जो सूर्य मंदिर दिख रहा है ना ये अपनी राजधानी में है, जयपुर में। तो जयपुर में ये सूर्य मंदिर है। और जयपुर वैसे भी अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है दुनिया भर के अंदर और बहुत ही शानदार जगह है। अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो, जयपुर में शानदार सूर्य मंदिर है। आगे चलते हैं। परमवीर शैतान सिंह जी जो बानासुर जोधपुर से संबंधित है, और परमवीर पीरू सिंह जी जो कि बेरी झुंझुनू से संबंधित है। इन्होंने अदम्य कार्य किया सेना के अंदर, इस कारण इनको परमवीर अवार्ड तो मिला ही। अभी जो पराक्रम दिवस है, या कह सकते हैं पिछले सोमवार को मनाया गया, यानी कल मनाया गया 23 जनवरी को, तो उस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी साहब ने घोषणा की कि जितने भी परमवीर हैं उनके नाम पे अंडमान निकोबार में जो द्वीप है, अब उन द्वीपों के नाम इन परमवीर जो चक्र के विजेता है उनके नाम पे रखे जाएंगे। तो राजस्थान से कौन कौन से हैं, तो एक तो शैतान सिंह जी है जो 1962 के अंदर चाइना के साथ वॉर हुआ था, तो उसमें मतलब अदम्य साहस का परिचय दिया था। और
अकेले बंदे ने हजारों मतलब जो चाइनीज सैनिक है उनको खदेड़ दिया था। वैसे वो दूर से गोलीबारी कर रहे थे, अन्यथा तो वैसे भी लपेट देते, लेकिन हजारों लोगों को गिनती के गिने चुने 2-4 लोगों ने पीछे धकेल दिया था। तो एक तो शैतान सिंह जी थे, एक मेजर पीरू सिंह जी जो परमवीर चक्र विजेता है बेरी झुंझुनू से, जबकि शैतान सिंह जी कहां से, बाणासुर जोधपुर से। और कहां पे रखा जाएगा, तो हमें कौन सा देखना है, जैसे बाकी जितने परमवीर है वो सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो राजस्थान से संबंधित है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं उनके द्वीप कहाँ कहाँ है। तो हमारे सामने जो मैप है, तो ये शैतान सिंह जी द्वीप है, ये यहाँ पे यानी अंडमान वाले इलाके में शैतान सिंह द्वीप है, ठीक है। और जो पीरू सिंह जी द्वीप है वो कहाँ पे है, तो पीरू सिंह जी द्वीप है वो निकोबार वाले क्षेत्र के अंदर है, या ये कह सकते हैं ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे ये पीरू द्वीप होगा। पीरू, इसका नाम क्या रखा गया, पीरू द्वीप रखा गया। आगे चलते हैं। राज्य में राजस्थान लोक सेवाओं के गारंटी अधिनियम कब लाया गया, तो कब से प्रभावी हुआ, तो राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम लाया गया। और ये कब लाया गया था, कब प्रभावी हुआ था, ये 14/11/2011 को प्रभावी हो गया था। कब हुआ था, 14 नवंबर 2011 को प्रभावी हो गया था। कौन सा अधिनियम, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए राशन कार्ड, सबके परिवार में राशन कार्ड बन रखे होंगे, ठीक है। अब राशन कार्ड के कलर होते हैं और हर राशन कार्ड के कलर का तात्पर्य अलग अलग होता है। तो किस कैटेगरी में कौन सा कार्ड होता है ये हमें देखना है। तो जैसे आपके सिलेबस में पीडीएस लिखा हुआ है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो उसमें राशन कार्ड का पार्ट भी आता है, क्योंकि पीडीएस समझाना होगा तो आपको राशन कार्ड भी बताना होगा। तो जैसे एपीएल परिवार होते हैं, एपीएल परिवार का तात्पर्य क्या है, एबव पुअर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से ऊपर वाले परिवार। तो उसमें 2 प्रकार की कैटेगरी होती है। एक तो वो परिवार जिनके पास में डबल गैस का सिलेंडर है ना, मतलब 2 सिलेंडर है जिनके, और एक वो सिंगल गैस सिलेंडर के धारक है जिनके पास मतलब एक ही गैस का सिलेंडर है वो। तो जिनके पास डबल गैस का सिलेंडर होता है ना, उनको नीला राशन कार्ड दिया जाता है। किस प्रकार का, जिनके पास जो एपीएल में है और उनके पास सिलेंडर 2 सिलेंडर है तो उनको नीला कार्ड दिया जाता है। और जिनके मतलब एपीएल में है और जिनके पास सिर्फ एक ही सिलेंडर है उन्हें हरा कार्ड दिया जाता है। किस कलर का, ग्रीन कार्ड दिया जाता है, हरा कार्ड दिया जाता है। अब बात करेंगे बीपीएल की। अगर कोई बीपीएल परिवार है तो उनका किस प्रकार का कार्ड दिया जाएगा, तो उनको गहरा गुलाबी कार्ड दिया जाएगा। किस प्रकार, गहरा गुलाबी कार्ड दिया जाएगा। और ये बीपीएल में है ये कौन निर्धारित करेगा, तो जैसे परिस्थिति होगी, जैसे ग्राम सभा, नगर निगम, नगर पालिका, है ना, ये चयन करेंगे इसका। फिर स्टेट बीपीएल, जो अगर स्टेट बीपीएल में आता है तो उनको कौन सा राशन कार्ड दिया जाएगा, कौन से कलर का, तो उनको गहरे हरे रंग का दिया जाएगा। बीपीएल को गुलाबी कलर का, स्टेट बीपीएल को गहरे हरे कलर का। हरे कलर का सिंगल गैस सिलेंडर धारकों को भी हरे कलर का दे रहे हैं, लेकिन वो एपीएल में और थोड़ा गहरा हरा होगा तो स्टेट बीपीएल होगा। और उसके बाद में अंत्योदय अन्न योजना के तहत किसी को राशन कार्ड दिया गया। कौन सी योजना के तहत, अंत्योदय अन्न योजना के तहत। तो उस राशन कार्ड का कलर कैसा होगा, उस राशन कार्ड का कलर होगा पीला। एक बार फिर से देखते हैं, एपीएल में 2 कैटेगरी है, एक जिसके पास में 1 सिलेंडर है, एक जिसके पास में 2 सिलेंडर है। अगर 1 सिलेंडर होगा तो उसका रंग होगा नीला, अगर नहीं 2 सिलेंडर होंगे तब रंग होगा नीला, 1 सिलेंडर होगा तो रंग होगा हरा। अब बीपीएल की बात करते हैं, बीपीएल में गहरा गुलाबी होगा। बीपीएल में एक स्टेट बीपीएल होता है, उसका गहरा हरा होगा, और अंत्योदय अन्न योजना में पीला होगा। तो अंत्योदय अन्न योजना वाला आपको स्पेशली ध्यान रखना है, इसका कलर क्या होगा, इसका कलर होगा पीला। आगे चलते हैं। देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसके क्या उद्देश्य है। एक तो जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो उचित व्यक्तियों को मिल सके और उचित मूल्यों पे मिल सके, और कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से समाज के जो कमजोर वर्ग है उनको खाद्य सुरक्षा प्रदान कर सके। ये उद्देश्य होता है पीडीएस का। और टारगेटेड पीडीएस, टीपीडीएस कब आई थी, तो टीपीडीएस 1997 में आई थी जून के महीने में। और इसके अंतर्गत राजस्थान में गेहूं दिए जाते हैं, चावल दिए जाते हैं, चीनी दी जाती है और केरोसिन दिया जाता है। ठीक है, क्या क्या दिया जाता है, गेहूं, चावल, चीनी और केरोसिन। किसके तहत, टीपीडीएस के तहत। और वर्तमान में 2011 के आंकड़ों के तहत, क्योंकि मैंने वहां की साइट देखी है, जो अपना सहायता विभाग है, खाद्य वितरण विभाग है, उनकी साइट पे बताया गया है कि 176 थोक विक्रेता है इस संबंध में। और आवश्यक वस्तुओं के वितरण में राज्य में उचित मूल्य की कितनी दुकानें हैं, तो लगभग 25,500 दुकानें हैं उचित मूल्य की, है ना। और जिसमें से 5,700 यानी 5700 तो शहरी क्षेत्रों में है और 19,800 है ना ये ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो टोटल कितनी दुकानें हैं उचित मूल्य की, तो पीडीएस वितरण करने के लिए जो राशन वितरित करने की दुकानें हैं ओवरऑल राजस्थान में 25,500 दुकानें हैं। आगे चलते हैं।
आवश्यक वस्तु अधिनियम कौन से साल का है? तो आवश्यक वस्तु अधिनियम है ये 1955 का है। कब का है? 1955 का है आवश्यक वस्तु अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब का है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का, और कालाबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, अब कालाबाजारी शब्द आ गया ना, उसमें वो है 1980 का। यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम तो 55 का है, लेकिन कालाबाजारी के साथ आवश्यक वस्तु आई तब 1980 का है। ठीक है। और अब देखो खाद्य और सहायता विभाग की बात करें, वहां की साइट से हमने डेटा लिया है, तो खाद्य और सहायता विभाग की स्थापना 1964 तक तो वो एक साथ रहे, और 1964 में क्या किया गया? खाद्य विभाग को अलग कर दिया गया और सहायता विभाग को अलग कर दिया गया। खाद्य विभाग को क्या नाम दिया गया उस समय? खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग दिया गया उस समय 1964 में। तब बाद में 1987 में क्या किया गया? 1987 में उपभोक्ता संरक्षण के कार्य भी से दे दिए गए, तो 21 जून 2001 को क्या किया गया? इस विभाग का नाम बदल के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग कर दिया गया। वर्तमान में जो राशन कार्ड से संबंधित या मतलब पीडीएस से संबंधित जो विभाग है राजस्थान में, उसका नाम क्या है? खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले। ठीक है। और कौन कौन से अधिनियम के तहत ये देखरेख करता है? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और कालाबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980। आगे चलते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस जिसे कहते हैं, ये कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का, संघ सूची का, समवर्ती सूची का? तो जो पीडीएस सिस्टम है वो समवर्ती सूची का विषय है, यानी इस संबंध में कानून केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। ठीक है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो समवर्ती सूची का विषय है। कौन सी सूची का? समवर्ती सूची का विषय है। अब एक महत्वपूर्ण योजना का नाम है अंत्योदय अन्न योजना। कौन सी है? अंत्योदय अन्न योजना। और ये कब शुरू की गई? ये 2000 में शुरू की गई। और इसके तहत क्या किया जाता है? 2 रुपए किलो तो गेहूं प्रदान किए जाते हैं और 3 रुपए किलो चावल प्रदान किए जाते हैं। और जो गरीबी रेखा के नीचे परिवार है, जो पीडीएस सिस्टम, जो टीपीडीएस सिस्टम के तहत गरीबी रेखा से जो नीचे वाले परिवार है, उन 1 करोड़ निर्धन परिवारों की पहचान करके उन्हें मतलब 2 रुपए किलो गेहूं दे रहे हैं, तो बहुत ज्यादा सब्सिडी दी जा रही है ना। और 3 रुपए किलो चावल, जबकि मार्केट में चावल लेने जाओगे तो 40 रुपए किलो से नीचे मिलेंगे ही नहीं, तो 3 रुपए में चावल दे रहे हैं, तो काफी ज्यादा सब्सिडी दी जा रही है। कौन सी योजना के तहत? तो ये अंत्योदय अन्न योजना के तहत। और ये प्रश्न क्या आएगा? ये कब शुरू हुई? तो आपको याद रखना है ये 2000 में शुरू हुई थी। आगे चलते हैं। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, लगातार बने रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू।